हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। बच्चों, आज हम इस वीडियो में लेकर के आए हैं एक नया चैप्टर, अल्टरनेटिंग करंट। इसको नोट कर लें आप, बहुत सिंपल चैप्टर है। आप नोट करें इसे, मेरे साथ साथ मजा आएगा आपको, ठीक है ना। मैं बात कर रहा हूं डीसी। डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट, ठीक है ना। डायरेक्ट करंट उसको बोलते हैं मेरे बच्चे। डायरेक्ट करंट इज दैट करंट विच मे और मे नॉट चेंज इन मैग्नीट्यूड बट इट डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन। ऐसी करंट जिसका मैग्नीट्यूड बदल भी सकता है और सेम भी रह सकता है, लेकिन डायरेक्शन हमेशा क्या रहे, सेम रहे, डायरेक्शन चेंज ना हो। डायरेक्ट का मतलब होता है जिसमें करंट की डायरेक्शन तो सेम हो लेकिन मैग्नीट्यूड बदल भी सके और मैग्नीट्यूड सेम भी रह सके। ऐसी करंट को हम डायरेक्ट करंट कहते हैं। प्योर डीसी जो बैटरी से मिलती है वो स्मूथ डीसी होती है, मतलब टाइम के साथ जिसका मैग्नीट्यूड चेंज ना हो, यह कहलाती है स्मूथ डीसी। स्मूथ डीसी कौन सी? बैटरी से जो करंट मिलती है, प्योर डीसी मिलती है। ऐसी करंट जिसका टाइम के साथ ना तो मैग्नीट्यूड बदले ना ही डायरेक्शन बदले, वो स्मूथ डीसी कहलाती है। और ऐसी करंट जिसका मैग्नीट्यूड तो चेंज हो लेकिन डायरेक्शन चेंज ना हो, ये फ्लक्चुएटिंग डीसी है। कैसी? फ्लक्चुएटिंग डीसी। फ्लक्चुएटिंग डीसी जिसकी वैल्यू जीरो से मैक्सिमम और मैक्सिमम से जीरो के बीच बदल रही हो लेकिन डायरेक्शन चेंज ना हो। डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही इसलिए तो बोलते हैं डायरेक्ट करंट। अब क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड बदल रहा है, घट बढ़ रहा है जीरो से मैक्सिमम और मैक्सिमम से जीरो के बीच, इसीलिए इस डीसी को बोलते हैं हम मेरे बच्चे फ्लक्चुएटिंग डीसी। डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर जो डीसी प्रोड्यूस करता है वो फ्लक्चुएटिंग डीसी होती है। और बैटरी से मिलने वाली जो करंट होती है, बैटरी से या सेल से मिलने वाली जो करंट होती है, कैसी होती है? स्मूथ डीसी, प्योर डीसी होती है, जिसमें करंट की डायरेक्शन चेंज ना हो लेकिन करंट की डायरेक्शन इसमें चेंज ना हो और करंट का मैग्नीट्यूड भी क्या रहे, सेम रहे। ऐसी डीसी को स्मूथ डीसी कहते हैं। और ऐसी करंट जिसमें करंट की डायरेक्शन तो सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड फ्लक्चुएट कर रहा है फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम एंड मैक्सिमम टू जीरो, इस करंट को बोलते हैं मेरे बच्चे फ्लक्चुएटिंग डीसी। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं ऑल्टरनेटिंग करंट। कौन सी करंट? ऑल्टरनेटिंग करंट। मैंने इससे प्रीवियस चैप्टर में, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने एसी जनरेटर पढ़ाया था बच्चों, आपको ध्यान हो तो। अगर ध्यान नहीं है तो इससे पहले वाले चैप्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में एसी जनरेटर मैंने पढ़ाया था। आप उस वीडियो को जरूर देखें और उस वीडियो को देखने के बाद आप इस चैप्टर के, ठीक है नहीं, वीडियो को आप ऑब्जर्व करें, देखें आप इसे। मैं बात कर रहा हूं राजा बेटा ऑल्टरनेटिंग करंट। द करंट whose magnitude and direction both will change with the time and the same cycle is repeated after a fixed interval of time is called AC. The current whose magnitude and direction both are changed with the time and the same cycle is repeated after a fixed interval of time is called AC. It is produced by a generator. तो AC जनरेटर मैंने पढ़ाया था आपको, इसको प्रोड्यूस किया जाता है एसी जनरेटर के द्वारा। एंड रिप्रेजेंटेड बाय ए साइन कर्व। साइन कर्व से रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको जरा गौर से देखो सर्किट डायग्राम को मेरे बच्चे। यहां पर मैंने एसी मेंस का सिंबल बनाया है और इसको सिंबल को साइन कर्व से डिनोट करते हैं। ये साइन कर्व है, ये जो साइन कर्व होता है ना इस तरह से, ये वाला साइन कर्व एसी का सिंबल है मेरे बच्चे। इस वाले सिंबल को हमने यहां पर बनाया है। एसी मेंस मींस इस सिंबल को मैंने शो करके साइन कर्व से और इसको एक ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया है
ये एक्चुअल में एसी मेंस मींस एसी जनरेटर है, जिसकी पोलरिटी ऑल्टरनेटली हर एक हाफ साइकिल में, एसी की हाफ साइकिल में चेंज होती रहती है। इन फर्स्ट हाफ साइकिल ऑफ एसी, इन फर्स्ट हाफ साइकिल ऑफ एसी का मतलब एसी जिस आर्मेचर से बनाई जाती है उस आर्मेचर की हाफ साइकिल, हाफ साइकिल का मतलब समझते हैं ना, हाफ साइकिल का मतलब आर्मेचर का पहला आधा चक्कर। एसी की फर्स्ट हाफ साइकिल में अगर ये टर्मिनल पॉजिटिव है, ये टर्मिनल कैसा है, नेगेटिव, तो सर्किट में करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इधर होगी। आर्मेचर की पहली हाफ साइकिल में करंट इस डायरेक्शन में है, तो आर्मेचर की सेकंड पहली हाफ साइकिल में करंट तो इधर हो गई, ये टर्मिनल पॉजिटिव, ये नेगेटिव। सेकंड हाफ साइकिल में क्या होगा, जो टर्मिनल प्लस था वो तो हो जाएगा माइनस, और जो माइनस था वो हो जाएगा प्लस। तो फर्स्ट एसी की फर्स्ट हाफ साइकिल में करंट इधर और सेकंड हाफ साइकिल में करंट क्या हो गई, अपोजिट। ऐसी करंट जिसका मैग्नीट्यूड भी बदले टाइम के साथ और जिसकी डायरेक्शन भी बदले, ऐसी करंट को बोलते हैं हम मेरे बच्चे ऑल्टरनेटिंग करंट। इसका मतलब जरा गौर से देखें इसे, ये एसी मेंस का सिंबल है, आर्मेचर की फर्स्ट हाफ साइकिल में ये टर्मिनल प्लस ये माइनस, तो करंट इस डायरेक्शन में है, और आर्मेचर की सेकंड हाफ साइकिल में लिखा है इन सेकंड हाफ साइकिल ऑफ आर्मेचर, जिससे एसी जनरेट की जा रही है, ऐसे ही लिखा जाता है इसको, इन फर्स्ट हाफ साइकिल ऑफ एसी, और इसको लिखते हैं हम इन सेकंड हाफ साइकिल ऑफ एसी। आर्मेचर की फर्स्ट हाफ साइकिल में ये पॉजिटिव ये नेगेटिव करंट इस डायरेक्शन में है। आर्मेचर की सेकंड हाफ साइकिल में जो टर्मिनल पहले फर्स्ट हाफ साइकिल में प्लस था, सेकंड हाफ साइकिल में वो टर्मिनल कैसा होगा, माइनस, जो माइनस था वो हो जाएगा प्लस। तो करंट की डायरेक्शन यहां पर क्या होगी, अपोजिट हो जाएगी। पहले करंट इस डायरेक्शन में है, सेकंड हाफ साइकिल में करंट इस डायरेक्शन में है। ऐसी करंट जिसका टाइम के साथ मैग्नीट्यूड भी बदले और डायरेक्शन भी बदले, ऐसी करंट को हम कौन सी करंट बोलते हैं मेरे बच्चे, ऑल्टरनेटिंग करंट, ठीक है ना। द करंट हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर चेंज विद द टाइम and the same cycle is repeated after a fixed interval of time is called AC. It is produced by a generator. इसको प्रोड्यूस किया जा सकता है, जाता है जनरेटर के द्वारा, एसी जनरेटर के द्वारा, and represented by a sine curve. किससे represented by sine curve. The equation of AC voltage. एसी जनरेटर जब मैंने पढ़ाया था तो एसी की इक्वेशन बताई थी, ध्यान हो तो अगर आपको, V बराबर एन ओमेगा ए बी साइन ओमेगा टी, ठीक है ना, एन ओमेगा ए बी, दिस इज द पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज। पीक वैल्यू इतने की जगह पर हमने क्या लिख दिया मेरे बच्चे, वी नॉट। तो इक्वेशन ऑफ एसी वोल्टेज V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, जहां पर वी नॉट किसकी जगह पर लिखा है मैंने, एन ओमेगा ए बी। वी नॉट क्या है, पीक वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू और एम्पलीट्यूड ऑफ वोल्टेज। ये वी नॉट वोल्टेज की पीक वैल्यू कहते हैं इसे, या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज और एम्पलीट्यूड ऑफ वोल्टेज बोलते हैं इसको, ठीक है ना। और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है साइन कर्व से। ये वाला जो कर्व देख रहे हैं आप, साइन कर्व है ये वाला कर्व। साइन कर्व का मतलब है जब एंगल 0 है तो वोल्टेज कितना होगा, 0। जब एंगल 90 होगा तो साइन 90 की वैल्यू 1, तो वोल्टेज हो गया मैक्सिमम। एंगल 180 हुआ, 90 से बढ़कर के 180 तक जा रहा है तो वोल्टेज घटेगा, और 180 पर क्या हो गया, 0। क्लियर। दिस इज द फर्स्ट हाफ साइकिल ऑफ एसी। ये एसी की फर्स्ट हाफ साइकिल का कर्व है, ये पॉजिटिव साइकिल कह सकता हूं मैं इसको। फर्स्ट हाफ साइकिल को मैंने पॉजिटिव साइकिल बोला है बच्चों। सेकंड हाफ साइकिल ऑफ एसी, सेकंड हाफ साइकिल में क्या होगा, जैसे ही एंगल 180 से आगे जाएगा तो साइन में 180 से वैल्यू ज्यादा होने पर साइन की वैल्यू माइनस होती है मेरे बच्चे। तो जो टर्मिनल प्लस था वो हो जाएगा माइनस, और जो माइनस था वो हो जाएगा प्लस। तो ये वाली जो साइकिल है ये सेकंड हाफ साइकिल ऑफ एसी है, और सेकंड हाफ साइकिल एसी को मैंने माइनस लिखा है और फर्स्ट हाफ साइकिल ऑफ एसी को पॉजिटिव। 180 से जैसे ही एंगल आगे जाएगा तो जो टर्मिनल प्लस था वो हो गया माइनस, जो माइनस था वो हो जाएगा प्लस।
तो करंट की डायरेक्शन पलट जाएगी। तो पहले वोल्टेज मैंने पॉजिटिव एक्सिस पर दिखाया है 0 से लेकर के 180 तक, ये हाफ साइकिल हो गई किसकी, आर्मेचर की। सेकंड हाफ साइकिल में जैसे ही 180 से एंगल बढ़ेगा तो जो टर्मिनल प्लस था वो हो गया माइनस, और जो माइनस था वो हो गया प्लस। ये नेगेटिव हाफ साइकिल कह सकते हैं हम सेकंड हाफ साइकिल। 180 से जैसे वैल्यू बढ़ेगी तो माइनस में वैल्यू पहले बढ़ेगी तो वोल्टेज बढ़ेगा। जैसे ही एंगल 270 हुआ, 3/4 रोटेशन ऑफ आर्मेचर, वोल्टेज माइनस में मैक्सिमम हो जाएगा यहां पर, ठीक है। 270 से जब वैल्यू 360 की ओर जाएगी, 270 से वैल्यू बढ़ेगी 360 की ओर, तो साइन में माइनस में वैल्यू घटती है और 360 पर कितनी हो गई, 0। दिस इज द कंप्लीट साइकिल ऑफ एसी। ये तो फर्स्ट हाफ साइकिल एसी की पॉजिटिव साइकिल हो गई, ये सेकंड हाफ साइकिल एसी की नेगेटिव साइकिल। क्लियर है ये बात। और आर्मेचर की एक रोटेशन में जो टाइम लगता है, टाइम इन वन रोटेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। टाइम पीरियड। इस ग्राफ को मैं अलग से यहां बना के दिखा रहा हूं, देखो यहां पर थोड़ा सा बड़ा बना दिया है मैंने। ये तो वोल्टेज पॉजिटिव में लिया है मेरे बच्चे, और इधर वोल्टेज लिया है मैंने नेगेटिव में। जब एंगल आर्मेचर का 0 है तो वोल्टेज 0, जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा 90, वोल्टेज क्या हो गया यहां पर, इस जगह पर वोल्टेज मैक्सिमम हो गया प्लस V0। उसके बाद 90 से एंगल बढ़ा 180 तक, 180 पर एंगल 180 जब होगा तो साइन 180 की वैल्यू 0 होती है, वोल्टेज फिर से मैक्सिमम, पहले 0 से मैक्सिमम हुआ, फिर मैक्सिमम से 0 हुआ। ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है एसी की, फर्स्ट हाफ साइकिल। सेकंड हाफ साइकिल में जैसे ही एंगल 180 से बढ़ेगा 270 की ओर, वोल्टेज माइनस में जाएगा, वैल्यू बढ़ती जाएगी 270 का मतलब 3/4 रोटेशन, वोल्टेज माइनस में आ गया मेरे बच्चे यहां पर, ये माइनस V0। 270 से एंगल बढ़कर के 360 पर जाएगा, वोल्टेज फिर से 0। दिस इज द नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ एसी। फर्स्ट हाफ साइकिल को पॉजिटिव कहा है, सेकंड हाफ साइकिल को मैंने नेगेटिव कहा है। कंप्लीट एक साइकिल में जो टाइम लगता है उसे बोलते हैं टाइम पीरियड। आर्मेचर का एक रोटेशन कंप्लीट हो जाए तो एक रोटेशन में जो टाइम लगेगा, टाइम इन वन रोटेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। एक साइकिल में टाइम t, हाफ साइकिल में टाइम t/2, और 1/4 यहां से यहां तक 1/4 साइकिल है, तो यहां से यहां तक का टाइम कितना होगा, t/4, और यहां से यहां तक 3/4 साइकिल है, तो ये वाला टाइम हो गया 3t/4। क्लियर है। ये वाला ग्राफ मैंने यहां पर शो किया है, चेक करो, देखो कंप्लीट एक साइकिल में जो टाइम है, टाइम पीरियड t, हाफ साइकिल में t/2, 1/4 साइकिल में t/4, और यहां से यहां तक 3/4, 3t/4। ये प्लस V वोल्ट, ये प्लस V लिखा है मेरे बच्चे यहां पर V0, और यहां पर लिखा हुआ ये माइनस V0, माइनस V0 क्या हुआ, माइनस V0 कह दो इसे। क्लियर है। So the V0 is the peak value or maximum value or amplitude of voltage. Similarly, equation of AC current, करंट का इक्वेशन क्या होगी, जैसे AC वोल्टेज की इक्वेशन V बराबर V0 sin ओमेगा t है, उसी तरह से करंट की इक्वेशन I बराबर जानते होंगे आप, I इक्वल टू V/R। तो V AC करंट ले रहे हो तो AC वोल्टेज लो, तो इस V की जगह पर मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं यहां से V0 sin ओमेगा t या n ओमेगा AB sin ओमेगा t। इस V की जगह पर यहां से ये वाली वैल्यू हटाऊं और ये वाली वैल्यू यहां रख दें, इसकी जगह पर क्या लिखा जाएगा, n ओमेगा AB sin ओमेगा t, n ओमेगा AB sin ओमेगा t अपॉन R। क्लियर है। ये वैल्यू क्या है, ये वाली वैल्यू V0 है, V0 ये रहा, n ओमेगा AB को क्या लिख सकता हूं इसकी जगह पर, V0 अपॉन R। तो इस वैल्यू को मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो V/R, V की जगह पर n ओमेगा AB अपॉन R इंटू साइन ओमेगा t। क्लियर है। इस वैल्यू को n ओमेगा AB, इसको क्या लिखेंगे हम, V0 अपॉन R साइन ओमेगा t। जरा गौर से देखना, ऑल्टरनेटिंग करंट I बराबर V/R, तो
V नॉट अपॉन आर क्या होगा, पीक वैल्यू ऑफ करंट। दिस वैल्यू ऑफ करंट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ करंट, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट और पीक वैल्यू ऑफ करंट। इस इक्वेशन को जरा गौर से देखें। जिस तरह से वोल्टेज, एसी वोल्टेज की इक्वेशन है V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, तो करंट की इक्वेशन सिमिलरली, इक्वेशन ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट I बराबर, जैसे V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, ऐसे यहां पर I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी, I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। ये इक्वेशन मैंने देखो यहां लिख दी बच्चों, I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी यहां पर लिख दिया है मैंने, और I नॉट किसकी जगह पर लिखा है मैंने, I नॉट जो लिखा है ये वाला, इसको लिखा है मैंने I नॉट। एक्चुअल में ये I नॉट बराबर V नॉट अपॉन आर, V नॉट कितना था, एन ओमेगा ए बी अपॉन, ये V नॉट है ना, अपॉन आर, क्लियर है, एन ओमेगा ए बी V नॉट और ये R, और I बराबर I इक्वल टू V अपॉन, जब R है तो I नॉट बराबर क्या होगा, V नॉट अपॉन R, I नॉट बराबर V नॉट अपॉन R, क्लियर है, I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। इन दिस इक्वेशन I नॉट इज पीक वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू और एम्पलीट्यूड ऑफ करंट, एंड ओमेगा टी इज फेज ऑफ वोल्टेज और फेज ऑफ करंट। भाई इस इक्वेशन में ओमेगा टी फेज ऑफ करंट, और इस इक्वेशन में हम क्या बोलेंगे, फेज ऑफ वोल्टेज। फेज को मेजर किया जाता है क्या बेटा, एंगल से। आर्मेचर जितने एंगल से रोटेट करती है, जैसे जैसे आर्मेचर रोटेट करेगी, जैसे जैसे एंगल बदलेगा, तो उसी तरह से उसी के अकॉर्डिंग ये एंगल बदलेगा, साइन ओमेगा टी, ओमेगा टी की वैल्यू बदलेगी। तो ओमेगा टी इज कॉल्ड फेज ऑफ एसी, ठीक है ना। फेज ऑफ एसी को मेजर किया जाता है आर्मेचर की एक्सिस के द्वारा बी के साथ बनने वाले एंगल से। फिलहाल आप केवल इतना समझो, ओमेगा टी फेज ऑफ द वोल्टेज और फेज ऑफ करंट बोलते हैं, हम इसको एंगल से नापते हैं बच्चों। V and I in this relation and in this relation, इस रिलेशन में V और इस रिलेशन में I, इसको बोलते हैं टाइम डिपेंडेंट करंट और इंस्टेंटेनियस करंट। ये लिखा है V and I, V voltage and current at any time, this current is called instantaneous current. This current, voltage and current is depend upon time, क्योंकि ये करंट टाइम पर डिपेंड कर रही है और ये भी करंट, ये वोल्टेज टाइम पर डिपेंड कर रहा है। जो वोल्टेज और करंट टाइम पर डिपेंड करते हैं उनको बोलते हैं टाइम डिपेंडेंट करंट और इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज। ये तो वोल्टेज की इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, दिस इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड दिस इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट, दैट इज वोल्टेज एट टाइम t, इन दिस रिलेशन करंट इन टाइम t। तो टाइम डिपेंडेंट है ना, टाइम बदलेगा तो करंट बदलेगा, ठीक है ना। सो V एंड I इज कॉल्ड वोल्टेज एंड करंट एट एनी टाइम, और किसी पर्टिकुलर टाइम पर वोल्टेज और करंट को बोलते हैं हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू। हमारे घरों में जो एसी आती है मेरे बच्चे, हमारे घरों के लिए जो एसी सप्लाई है, उस एसी की फ्रीक्वेंसी मेरे बच्चे 50 हर्ट्ज होती है। कितनी होती है, 50 हर्ट्ज। हमारे घरों में हिंदुस्तान में जो एसी सप्लाई है उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। मतलब ऐसी आर्मेचर से ये एसी बनाई जाती है जो आर्मेचर 1 सेकंड में कितने 50 रिवॉल्यूशन मैग्नेटिक फील्ड में करे। हमारे घरों में जो एसी सप्लाई है उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, 50 हर्ट्ज है। मींस ऐसी आर्मेचर से ये एसी बनाई जाती है जो आर्मेचर 1 सेकंड में कितने 50 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करती है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। और एक साइकिल में, एक रोटेशन में जो टाइम लगता है उसे बोलते हैं टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड ऑफ एसी, जो हम अपने घरों में एसी यूज करते हैं, उस एसी का टाइम पीरियड क्या हो गया, 1/n। टाइम पीरियड t बराबर क्या होता है, 1/n, और फ्रीक्वेंसी कितनी है एसी की, 50 हर्ट्ज। 1/50 मींस उस एसी का टाइम पीरियड होता है मेरे बच्चे 0.02 सेकेंड। मतलब जो हमारे घरों में एसी सप्लाई है मेरे बच्चे, उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, ये वाली एसी।
जब फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो इसका टाइम पीरियड t इक्वल टू कितना होगा 1/n, और n कितना है, n है ये 1/n, और n की वैल्यू कितनी है 50। ये टाइम पीरियड होगा 0.02 सेकेंड। मतलब एक साइकिल में आर्मेचर के एक रोटेशन में टाइम लगता है 0.02 सेकेंड। तो एक रोटेशन में आर्मेचर के एक बार रोटेट करने पर वोल्टेज देखो 2 बार तो हुआ मैक्सिमम, यहां पर मैक्सिमम हुआ, यहां पर मैक्सिमम हुआ, और 2 बार हो गया 0। और अगर ये करंट है, करंट लेते हैं हम इस वाले ग्राफ को, या तो इस पर वोल्टेज लो या पर इस वाले एक्सिस पर मैंने करंट ली, तो हमारे घरों में जो अल्टरनेटिंग करंट आती है उस एसी की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, उसका टाइम पीरियड कितना हो गया 1/50 0.02 सेकेंड। मतलब आर्मेचर, जिस आर्मेचर से एसी बनाई जा रही है उस आर्मेचर की एक रोटेशन में करंट मेरे बच्चे 2 बार तो होगी मैक्सिमम और 2 बार होगी 0। ठीक है ना। तो अब ऐसी आर्मेचर से एसी बनाई जा रही है, जो हमारे घरों में एसी आती है वो ऐसी आर्मेचर से बनाई जाती है जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज। मींस वो आर्मेचर एक सेकंड में कितने चक्कर लगा रही है 50, और एक चक्कर में करंट 2 बार तो मैक्सिमम है और 2 बार क्या है 0। तो हमारे घरों में जो बल्ब जलते हैं उसमें कौन सी करंट है, एसी है, अल्टरनेटिंग करंट है, और ऐसी अल्टरनेटिंग करंट है जिसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। और एसी की वैल्यू, अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू आर्मेचर की एक रोटेशन में 2 बार तो मैक्सिमम होगी और 2 बार 0, और फ्रीक्वेंसी कितनी है 50। तो उस आर्मेचर के रोटेशन एक सेकंड के अंदर 50 है, तो इसका मतलब हमारे घरों में जो एसी आती है, हमारे घरों में जो बल्ब लग रहे हैं वो एक सेकंड के अंदर, क्योंकि एक साइकिल में करंट 2 बार मैक्सिमम 2 बार 0, तो 50 साइकिल में कितनी बार 100 बार मैक्सिमम और 100 बार 0। इसीलिए लिखा है अल्टरनेटिंग करंट बिकम्स 0 100 टाइम्स इन 1 सेकेंड। हमारे घरों में जो एसी आ रही है वो करंट 100 बार 0 होगी एक सेकंड के अंदर, और ऐसी करंट बल्बों में कंडक्ट कर रही है ये, जो एक सेकंड में क्या बार 0 होती है 100 बार। तो क्या बल्ब हमको जलते बुझते दिखाई देते हैं? नहीं दिखाई देते, कंटिन्यू जलते हुए दिखाई देते हैं। उसका कारण समझो क्यों। एसी सप्लाई एट अवर होम, हमारे घरों में जो एसी आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी मेरे बच्चे 50 हर्ट्ज है। एसी सप्लाई एट अवर होम इज ऑफ फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। हमारे घरों में जो एसी आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, विच बिकम्स 0 100 टाइम्स इन 1 सेकेंड। जो एसी हमारे घरों में आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, और उस एसी की वैल्यू एक सेकंड में 100 बार 0 होती है और 100 बार मैक्सिमम होती है। तो हमारे घरों में जो बल्ब जल रहे हैं एक सेकंड में 100 बार तो जलते हैं और 100 बार बुझ जाते हैं। एसी सप्लाई एट अवर होम इज ऑफ फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज which becomes 0 100 times in 1 second, but the bulbs appear to lit continuously। लेकिन हमारे घरों में जो बल्ब जल रहे हैं वो हमको लगातार जलते हुए दिखाई देते हैं, हमको जलते बुझते दिखाई नहीं देते। कारण ड्यू टू परसिस्टेंस ऑफ विजन इन विच इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन अवर आई फॉर 0.1 सेकेंड, बट the bulb again glow to its full brightness before this interval of time। फिर से समझो, सिंपल सी बात बोल रहा हूं। क्या हमारे घरों में जो एसी आती है मेरे बच्चे उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, और ये वाली एसी हमारे घरों में जो बल्ब लगे हुए हैं उनमें कंडक्ट कर रही है, और वो एसी एक सेकंड में कै बार 0 होगी 100 बार। तो जिन बल्बों में एसी कंडक्ट कर रही है वे वाले बल्ब एक सेकंड में 100 बार जलेंगे और 100 बार बुझेंगे, लेकिन वो जलते बुझते हमको दिखाई नहीं देते। कारण क्योंकि एक बार जलने और एक बार बुझने का, भाई 100 बार जल रहे हैं और 100 बार बुझ रहे हैं कितने सेकंड के अंदर, बाय 100 टाइम्स ग्लो कर रही हैं कितने के अंदर, विद इन 1 सेकेंड। तो एक बार जलने बुझने में टाइम कितना लगा 1/100 सेकेंड। 1/100 का मतलब कितना हो गया 0.01 सेकेंड में वो एक बार जलेगा, फिर तुरंत क्या हो जाएगा बंद हो जाएगा, फिर जलेगा।
ठीक है ना, कितने सेकंड के अंदर में, 0.01 सेकंड के अंदर। लेकिन वो बल्ब हमको जो 0.01 सेकंड के ड्यूरेशन में जल बुझ रहे हैं, लेकिन हमको जलते बुझते दिखाई नहीं देते, वो कंटिन्यू जलते हुए दिखाई देते हैं। कारण उसका रीजन है ड्यू टू परसिस्टेंस ऑफ विजन टाइम, ड्यू टू परसिस्टेंस ऑफ विजन इन विच इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन अवर आई फॉर 0.1 सेकेंड। क्योंकि हमारी आंख का जो रेटिना है उस पर लाइट का इफेक्ट 0.1 सेकेंड तक रहता है। कितने सेकंड तक रहता है? 0.1 सेकेंड। 0.1 सेकंड तक। जैसे एक बार लाइट हमारी आंख के रेटिना पर गिरी तो उसका प्रभाव हमारी आंख के रेटिना पर 0.1 सेकंड तक रहेगा। और जबकि बल्ब एक बार जल करके बंद होगा फिर जलेगा, उसको टाइम इंटरवल कितना लग रहा है? मात्र 0.01 सेकंड। ये वाला टाइम मेरे ख्याल से इस वाले टाइम से कम है। तो जैसे एक बार बल्ब जला, लाइट आई हमारी आंख के रेटिना पर गई, तो आंख के रेटिना पर उसका इफेक्ट रहेगा 0.1 सेकंड। लेकिन उससे पहले ही क्या होगा? बल्ब बंद होगा फिर जल जाएगा। इसका मतलब पहले जो लाइट आ रही है हमारी आंख के रेटिना पर, उस लाइट का प्रभाव 0.1 सेकंड तक रहता है। तो उस लाइट का इफेक्ट तब तक समाप्त नहीं होगा, उससे पहले ही बल्ब क्या होगा? बंद हो जाएगा, फिर उसके बाद जलने लगेगा। तो हमको तो ऐसा लगता है कि बल्ब कंटिन्यू जल रहा है। ठीक है ना। अगर उस बल्ब को जलने बुझने का समय 0.1 सेकंड से ज्यादा होता, मींस उसकी फ्रीक्वेंसी, एसी की फ्रीक्वेंसी अगर 5 से कम होती, कितने से? 5 से अगर एसी की फ्रीक्वेंसी कम होती तो वो बल्ब हमको जलते बुझते दिखाई देते। ये बात क्लियर है? फिर से समझ लो इस बात को ठीक से मेरे बच्चे। एसी सप्लाई एट अवर होम is of frequency 50 hertz which becomes 0-100 times in 1 second, but the bulb appears to lit continuously। लेकिन बल्ब हमको लगातार, बल्ब appears to lit continuously, लगातार हमको जलते हुए दिखाई देते हैं वो, ड्यू टू परसिस्टेंस ऑफ विजन, परसिस्टेंस विजन के कारण। इन विच इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन इन अवर आई फॉर 0.1 सेकेंड, but the bulb again glow to its full brightness before this interval of time। मतलब इस टाइम से पहले ही बल्ब क्या हुआ? बंद हुआ फिर जलने लगा। मतलब एक बार जब बल्ब जला तो उससे आने वाली लाइट हमारी आंख के रेटिना पर गिरी और उस लाइट का प्रभाव तब तक समाप्त नहीं हुआ, उससे पहले ही बल्ब क्या हो गया? बंद हो गया और फिर जल गया। तो हमको तो ऐसा लगता है कि बल्ब लगातार जल रहा है। अगर घरों में जो एसी आ रही है, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी हम 50 से घटाकर 5 कर दें, 5 और 5 से कम, तो बल्ब हमको क्या होता है? जलते बुझते दिखाई देंगे, इंटरमिटेंटली ग्लो करेंगे। इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी मींस डिक्रीज फ्रॉम 50 हर्ट्ज टू 5 हर्ट्ज और लेस देन 5 हर्ट्ज, देन द बल्ब्स ग्लो इंटरमिटेंटली। इंटरमिटेंटली का मतलब बल्ब हमको जलते बुझते हुए दिखाई देंगे। अगर हमारे घरों में जो एसी आ रही है उस एसी की फ्रीक्वेंसी घटा करके 50 से घटा करके कितनी कर दें? 5 और 5 से कम, तो बल्ब क्या करेंगे? देन द बल्ब ग्लोज इंटरमिटेंटली। इंटरमिटेंटली का मतलब होता है जलते बुझते हमको दिखाई देंगे बल्ब। ठीक है ना। रुक रुक कर जलेंगे बल्ब, इसका मतलब जलते बुझते दिखाई देंगे बल्ब। कब? जब एसी की फ्रीक्वेंसी 50 से घटाकर कितनी कर दें? 5 और 5 से कम। ठीक है ना। तो टाइम इंटरवल 0.1 सेकंड से क्या हो जाएगा? जलने बुझने का 0.1 सेकंड से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है नहीं? तो बल्ब हमको जलते बुझते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि हमारी आंख के रेटिना के लिए परसिस्टेंस विजन टाइम होता है 0.1 सेकंड, मींस 1/10 सेकंड। कितना सेकंड? 1/10 सेकंड। ठीक है मेरे बच्चे। 1/10 सेकंड का मतलब 0.1 सेकंड। तो हमारी आंख के रेटिना पर लाइट का जो प्रभाव रहता है 0.1 सेकंड तक रहता है। और अगर एसी की फ्रीक्वेंसी 5 से कम कर दी, जैसे मान लो 4 कर दी आपने, कितनी कर दी? 4, तो टाइम कितना हो जाएगा? टाइम पीरियड 1/4। ठीक है ना भाई। 4 फ्रीक्वेंसी कर दी तो इसका मतलब 1 सेकंड में 4 रोटेशन हुए, 1 सेकंड में बल्ब 8 बार जलेगा, 8 बार बुझेगा।
तो इसका मतलब टाइम इंटरवल कितना हो गया 1/8 सेकेंड। 1/8 का मतलब हो गया 0.125 सेकेंड। तो जलने बुझने का समय तो हो गया 0.125 सेकेंड और लाइट का इफेक्ट रह रहा है मात्र हमारी आंख के रेटिना पर कितना 0.1 सेकेंड। और अगर फ्रीक्वेंसी 5 से कम करके जैसे 4 कर दी तो बल्ब को जलने बुझने का समय होगा 1/8 सेकेंड। 0.125 सेकेंड और 0.125 सेकेंड 0.1 से ज्यादा है। तो बल्ब हमको कैसे दिखाई देंगे? इंटरमिटेंटली ग्लो करते हुए दिखाई देंगे, मींस जलते बुझते हुए दिखाई देंगे। कब? जब एसी की फ्रीक्वेंसी हम 5 और 5 से कम कर दें तब। क्लियर? एंड एसी वोल्टेज V बराबर V0 sin ओमेगा t, ये इक्वेशन आपने पढ़ी हुई है। द एसी वोल्टेज V इक्वल टू V0 sin ओमेगा t हैज टू पीक वैल्यू टू V0। एसी वोल्टेज V बराबर V0 sin ओमेगा t है, हैज ए पीक टू पीक वैल्यू ऑफ 2V0। इसका मतलब क्या कहना चाहता है? ये हमारे घरों में जो एसी आ रही है मेरे बच्चे, ये वोल्टेज V प्लस में है और ये माइनस में है। इस एसी की पीक टू पीक वैल्यू 2V0 होगी। भाई ये वाली पीक वैल्यू कितनी है? ये वाली पीक वैल्यू प्लस V0 है और ये वाली पीक वैल्यू कितनी है? यहां पर माइनस V0 है। तो पीक टू पीक वैल्यू इस पीक से इस पीक तक, मतलब पीक टू पीक वैल्यू कितनी होगी? ये प्लस V0 है, ये माइनस V0 है, तो पीक टू पीक वैल्यू कितनी होगी? 2V0। और इस एसी वोल्टेज की इक्वेशन होती है V बराबर V0 sin ओमेगा t। तो यही बात कहना चाह रहा है, देखो एन एसी वोल्टेज V बराबर V0 sin ओमेगा t है और इस एसी वोल्टेज की जो वैल्यू होती है पीक टू पीक जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 2V0 प्लस V0 माइनस V0। तो पीक से पीक तक जो वैल्यू होगी वोल्टेज की इन दो मानों के बीच बदलेगी, चेंज होगी। सो पीक टू पीक वैल्यू ऑफ एसी इज 2V0। ये बात क्लियर है? क्योंकि हमारे घरों में जो एसी आती है वो टाइम के साथ चेंज होती है, हर समय वो एसी सेम नहीं रहती। ऑल्टरनेटली ए करंट whose magnitude and direction both will change with the time and same cycle is repeated after a fixed interval of time is called AC। मैं उस AC की बात कर रहा हूं मेरे बच्चे जिसका मैग्नीट्यूड भी बदल रहा है और डायरेक्शन भी बदल रही है समय के साथ। तो उस AC की एवरेज वैल्यू क्या होगी हाफ साइकिल में? जरा गौर से सुनिएगा मेरी बात को, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे, इसको नोट कर लें आप तो बहुत अच्छा रहेगा। एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट इन फर्स्ट हाफ साइकिल। मैं उस वोल्टेज और करंट की बात कर रहा हूं जिसकी वैल्यू टाइम के साथ वैल्यू भी बदल रही है, मैग्नीट्यूड भी बदल रहा है और उसकी डायरेक्शन भी बदल रही है। तो फर्स्ट हाफ साइकिल में, इस फर्स्ट हाफ साइकिल में वोल्टेज की एवरेज वैल्यू क्या होगी और इस फर्स्ट हाफ साइकिल में करंट की एवरेज वैल्यू क्या होगी? क्योंकि यहां पर वोल्टेज टाइम जैसे जैसे बदल रहा है, देखो वोल्टेज बदल रहा है कंटिन्यूसली, पहले तो बढ़ रहा है उसके बाद फिर घट रहा है। तो इस साइकिल में, इस वाली साइकिल में, मतलब फर्स्ट हाफ साइकिल का मतलब 0 से लेकर के कहां तक? T/2 सेकंड तक इस वोल्टेज की जो वैल्यू है वो सेम नहीं है। इसकी एवरेज वैल्यू क्या होगी इस हाफ साइकिल में? इस पॉजिटिव हाफ साइकिल में वोल्टेज और करंट की एवरेज वैल्यू क्या होगी? ये जरा पेन और कॉपी निकालें बच्चों और मेरे साथ साथ आप नोट करें इसे, तभी मजा आएगा। और सिंपल टॉपिक है। टू फाइंड द एवरेज वैल्यू इन फर्स्ट हाफ साइकिल वी एड ऑल इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एंड डिवाइड इट बाई ए टाइम ऑफ हाफ साइकिल। एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं? जैसे 4 वैल्यू हैं, 4 को ऐड कर लो और 4 से डिवाइड कर लो। 10 वैल्यू हैं, 10 को ऐड करो और 10 से डिवाइड कर दो। तो यहां पर तो टाइम टू टाइम वैल्यू बदल रही है बच्चों कंटिन्यूअसली, क्योंकि हाफ साइकिल जरा गौर से देखें, जैसे ये वोल्टेज ले लो और इधर टाइम ले लो आप, ठीक है ना? तो हाफ साइकिल कौन सी हो गई? ये वाली हो गई। फर्स्ट हाफ साइकिल ये रही और सेकंड हाफ साइकिल ये रही। ये तो पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ये नेगेटिव हाफ साइकिल है। तो 0 से लेकर के हाफ साइकिल का मतलब T/2 सेकंड तक एवरेज वैल्यू लेनी है, क्योंकि यहां पर वोल्टेज की वैल्यू या फिर करंट की वैल्यू, या तो वोल्टेज हो ये या फिर करंट हो,
वोल्टेज की जिस तरह से एवरेज वैल्यू निकालेंगे आप, सेम उसी तरह से करंट की एवरेज वैल्यू होगी। तो टाइम जैसे जैसे कंटिन्यू बदल रहा है, वोल्टेज की वैल्यू कंटिन्यूस बदल रही है। तो इन सभी का एवरेज कैसे लेंगे? तो 0 से लेकर के t/2 समय तक वोल्टेज की जितनी भी वैल्यू है उन सबको क्या करोगे? ऐड करोगे और डिवाइड करोगे किससे? टाइम t/2 से। तो यही बात मैंने लिखी है। टू फाइंड द एवरेज वैल्यू इन फर्स्ट हाफ साइकिल वी एड ऑल इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है टाइम डिपेंडेंट, एंड डिवाइड इट बाई ए टाइम ऑफ हाफ साइकिल t/2। तो यहां से यहां तक का जो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है उन सबको क्या करो? ऐड करो, और ऐड करके उसे डिवाइड कर दो हाफ साइकिल में लगने वाले टाइम से। तो फर्स्ट हाफ साइकिल में वोल्टेज या फिर करंट की एवरेज वैल्यू निकल आई। क्लियर? और ऐड करते हैं ऑल इंस्टेंटेनियस वैल्यू। जब ऐड करेंगे आप तो उसको ऐड किया जाएगा बाय इंटीग्रेशन, क्योंकि इंटीग्रेशन का मतलब होता है समाकलन। कई छोटी छोटी वैल्यूज को ऐड कर लेना, उसको हिंदी में बोला जाता है समाकलन, और आप मैथ की भाषा में उसे इंटीग्रेशन बोलते हैं। इंटीग्रेशन कई छोटी छोटी वैल्यू को जब ऐड करना होता है तो इंटीग्रेट कर लो। इंटीग्रेशन का मतलब हिंदी में उसको समाकलन कहा जाता है। समाकलन का मतलब कई छोटी छोटी वैल्यूज को ऐड करना। और एवरेज जब निकालना है, जैसे 4 वैल्यू है, 4 वैल्यू को ऐड कर लिया, 4 से डिवाइड कर दिया। 10 वैल्यू है, 10 वैल्यू है तो 10 को ऐड कर लिया, 10 से डिवाइड कर दिया। तो यहां पर इंस्टेंटेनियस वैल्यू 0 से लेकर के t/2 सेकंड तक कंटिन्यूअस बदल रही है। तो सभी इंस्टेंटेनियस वोल्टेज को ऐड करने के लिए तो क्या करेंगे? हम उसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से t/2 तक। तो यहां पर मैंने यही किया है। एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज इन फर्स्ट हाफ साइकिल मींस पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो हमने क्या किया? उसके इंस्टेंटेनियस वोल्टेज को टाइम के रिगार्ड में इंटीग्रेट किया 0 से लेकर के कहां तक? t/2 तक, क्योंकि 0 से t/2 तक ही तो ऐड करना है हमको सभी वोल्टेज को। जरा गौर से देखो बच्चों, भाई इंस्टेंटेनियस वोल्टेज को ऐड करना है। इंस्टेंटेनियस वोल्टेज को ऐड करना है कितने तक? हाफ साइकिल में। और हाफ साइकिल में टाइम कितना लग रहा है मेरे बच्चे? भाई ये वोल्टेज है और हाफ साइकिल ये रही पॉजिटिव हाफ साइकिल, और ये नेगेटिव हाफ साइकिल। तो यहां से लेकर के यहां तक जो भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू वोल्टेज की हैं उन सभी को ऐड करना है। और इंस्टेंटेनियस वोल्टेज कितनी होती है वोल्टेज की? वी टी। इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का रिलेशन होता है V0 sin ओमेगा t। ठीक है, इस वाले वोल्टेज को यहां से लेकर के यहां तक ऐड करो। तो ऐड कैसे करेंगे इस वोल्टेज को? इस वोल्टेज को t के रिगार्ड में, टाइम डिपेंडेंट है, रिगार्ड में इंटीग्रेट कर लो 0 से लेकर के t/2 तक। ये वोल्टेज सब यहां से लेकर के यहां तक जितने भी वोल्टेज होंगे सब ऐड हो गए। और एवरेज लेना है तो इस वैल्यू को डिवाइड कर दो, इस पूरी वैल्यू को, इस वाली वैल्यू को डिवाइड कर दो यहां से लेकर के यहां तक के टाइम से। यहां तक का टाइम कितना है? t/2। इसको डिवाइड कर देंगे t/2 से। तो इस वैल्यू को हमने कैसे लिखा है? देखो, इस t/2 को मैंने यहां लिख दिया 1/t/2, और इस वैल्यू को इंटीग्रेशन में लिख दिया है इंटीग्रेशन इंस्टेंटेनियस वोल्टेज विद टाइम फ्रॉम 0 टू t/2। t/2 0 से t/2 क्यों किया? क्योंकि फर्स्ट हाफ साइकिल का टाइम कितना है? 0 से t/2 है। क्योंकि यहां से लेकर के यहां तक का एवरेज निकालना है। t/2 समय में इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की एवरेज वैल्यू पहले तो उसे 0 से t/2 समय तक ऐड करो, और ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं? इंटीग्रेशन। इंस्टेंटेनियस इसलिए क्योंकि टाइम डिपेंडेंट है, इसलिए इस वोल्टेज को टाइम के रिगार्ड में क्या करेंगे? इंटीग्रेट। कहां से कहां तक? 0 से t/2 तक। तो 0 से लेकर के t/2 तक वोल्टेज की जितनी भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू है सब ऐड हो जाएंगी इंटीग्रेशन से। और जो वैल्यू ऐड कर ली है आपने ये पूरी ऐड कर ली। अब इसको डिवाइड करो कितने से? यहां से यहां तक के टाइम से, और यहां से यहां तक का टाइम कितना है? t/2 डिवाइडेड बाई इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे t/2 से। तो मैंने t/2 को बाहर लिख दिया यहां पर 1/t/2। ये नोट कर लो पहले। ये 2 पहुंचेगा ऊपर, ये वाला 2 पहुंचेगा ऊपर, तो 2 ये रहा, ये t ये रहा। लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट t/2। और ये जो वोल्टेज है कौन सा वोल्टेज है? इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है V0 sin ओमेगा t। और इस इंस्टेंटेनियस वोल्टेज को इंटीग्रेट करना है टाइम के साथ,
लोअर लिमिट 0 से लेकर t/2 तक, क्योंकि हाफ साइकिल के लिए ऐड कर रहे हो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज को, और इसको एवरेज करने के लिए यहां से यहां तक के टाइम से हमने डिवाइड कर दिया, t/2 से 2 पहुंच गया ऊपर, 2/t इंटीग्रेशन कर दिया है 0 से t/2 तक। इंस्टेंटेनियस वोल्टेज vt की वैल्यू कितनी है, v0 sin ओमेगा t, और t के रिगार्ड में इंटीग्रेट करना है। क्लियर? तो जरा गौर से देखिए, अब यहां आ जाओ वापस। ये जो v0 है ये क्या है, कांस्टेंट है, v0 वैल्यू कांस्टेंट है। जरा देखो जरा, 2/t लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट t/2 v0 sin ओमेगा t dt, ये v0 कांस्टेंट है तो पहले इसको लिख लो बाहर, तो 2 v0 को यहां लिख दिया 2v0/t, और ये क्या है sin ओमेगा t dt, sin ओमेगा t, इसको इंटीग्रेट करना है टाइम के रिगार्ड। sin ओमेगा t का इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन sin t का होता है बेटे माइनस cos t, इंटीग्रेशन sin ओमेगा t का इंटीग्रेशन होगा मेरे बच्चे माइनस cos ओमेगा t, और इस ओमेगा t को हम t के रिगार्ड में डिफरेंशिएट करेंगे, और उसके बाद जो वैल्यू आएगी उससे हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो ओमेगा t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, t के रिगार्ड में ओमेगा, और जो वैल्यू आएगी उससे हम डिवाइड करते हैं। तो sin ओमेगा t का इंटीग्रेशन t के रिगार्ड में, t के रिगार्ड में, t के रिगार्ड में क्या होगा, माइनस cos t, cos, और sin ओमेगा t का t के रिगार्ड में इंटीग्रेशन माइनस cos ओमेगा t अपॉन ओमेगा। तो यहां पर मैंने sin ओमेगा t का इंटीग्रेशन लिख दिया है माइनस cos ओमेगा t अपॉन ओमेगा, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट t/2। यहां तक क्लियर है? नोट कर लो, आप नोट कर लिया मेरे बच्चे? यहां तक क्लियर है? जरा गौर से देखो, इस माइनस को मैंने यहां लिख दिया 2v0, ये रहा 2v0, ये जो माइनस है ना यहां पर लिख लिया मैंने, ये रहा, ये ओमेगा मैंने t इंटू ओमेगा, t तो पहले से है ही, ओमेगा कांस्टेंट है तो ये मैंने यहां लिख दिया। अब इसकी लोअर लिमिट कितनी है 0, अपर लिमिट कितनी है t/2, तो यहां पर लिमिट जो 0, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट t/2 है, तो इस लिमिट को जब यहां पुट करोगे, भाई इस माइनस को तो मैंने बाहर लिख दिया, यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं, इस t की जगह पर t/2 पुट करो यहां पर, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, cos ओमेगा, और t की जगह पर t/2 माइनस, लोअर लिमिट जब पुट करेंगे t की जगह पर 0 लिखेंगे, तो cos ओमेगा इंटू 0, तो cos 0। यहां तक क्लियर है? देख लो आसानी से, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें, यहां तक बिल्कुल क्लियर 100%। चलिएगा वापस आओ, माइनस 2v0 ओमेगा t, माइनस 2v0, और ये वाला t देखो ये रहा, इस ओमेगा को लिख दिया है मैंने 2π/t। देखो जरा गौर से, v एवरेज की वैल्यू आ रही है, v एवरेज है ये, तो जरा इस वाले टर्म के बाद ये वाला टर्म कैसे आया, देखो यहां पर इस वाले टर्म को मैं, इस वाले टर्म को यहां पर बढ़ा रहा हूं, इस वाले टर्म को जरा गौर से देखना, v एवरेज ये वैल्यू कितनी थी, माइनस 2v0 अपॉन ओमेगा t, और यहां पर क्या है, cos ओमेगा t, कैपिटल T है ये, अपॉन 2 माइनस cos 0, ठीक है ना। जरा देखना जरा गौर से, v एवरेज माइनस 2v0 अपॉन, इस ओमेगा की जगह पर मैं 2π/t लिख रहा हूं बच्चों, और इनटू ये वाला t ये रहा, इस ब्रैकेट के अंदर देखो cos ओमेगा को लिख सकता हूं मैं 2π/t, और इनटू ये क्या है t/2, और ये cos 0 की वैल्यू हो गई 1, cos 0 की वैल्यू 1 हो गई, cos 0 की वैल्यू कितनी हो गई 1, ये ब्रैकेट कर दो बंद। क्लियर है? इस t से देखो ये t कैंसिल, इस वाले t से ये t कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल, तो यहां पर देखो v एवरेज माइनस 2v0 अपॉन, ये कितनी वैल्यू है 2π, यहां पर cos पाई माइनस 1, देखो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो v एवरेज इज इक्वल टू माइनस v0, ये पर यहां पर क्या है पाई, यहां पर cos पाई की वैल्यू -1 होती है, और ये -1 यहां पर है,
-1 और -1 कितना हो गया -2, तो माइनस V0 अपॉन पाई इंटू -2, इस माइनस और माइनस प्लस हो गया तो रिजल्ट आ गया 2V0 अपॉन पाई। दिस इज द एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज इन फर्स्ट हाफ साइकिल ऑफ एसी। मतलब ये वाला जो टर्म मैंने सॉल्व किया है भाई, V एवरेज यहां तक आ गया, इस ओमेगा को मैंने लिखा है 2 पाई अपॉन टी, टी पहुंचा दिया ऊपर, कॉस इस ओमेगा को 2 पाई अपॉन टी और ये टी अपॉन 2 और कॉस 0 की वैल्यू 1। यहां तक क्लियर है? इस टी से ये टी कैंसिल हो जाएगा, इस टी से ये टी कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। यहां से बचेगा माइनस V0 अपॉन पाई, माइनस V0 अपॉन पाई, माइनस V0 अपॉन पाई, और यहां से बचेगा कॉस पाई और यहां पर कॉस 0 की वैल्यू कितनी है 1। क्लियर? माइनस V0 अपॉन पाई, कॉस पाई की वैल्यू -1 और ये -1, -2 हो गया, ये माइनस ये रहा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो रिजल्ट आएगा 2V0 बाई पाई। दिस इज द एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज इन फर्स्ट हाफ साइकिल ऑफ एसी। पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ एसी में वोल्टेज की एवरेज वैल्यू कितनी आ गई 2V0 अपॉन पाई। नोट कर लो आप इसको, कर लिया ना? सिमिलरली द एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, सेम उसी तरह से एवरेज वैल्यू ऑफ करंट आई एवरेज, जैसे हाफ साइकिल में, फर्स्ट हाफ साइकिल में वोल्टेज की एवरेज वैल्यू 2V0 बाई पाई है, तो करंट की एवरेज वैल्यू सिमिलरली 2I0 बाई पाई। द एवरेज वैल्यू ऑफ एसी फॉर सेकंड हाफ साइकिल ऑफ एसी, सेकंड हाफ साइकिल पॉजिटिव साइकिल में पॉजिटिव वैल्यू होगी और नेगेटिव साइकिल, सेकंड हाफ साइकिल का मतलब नेगेटिव साइकिल, तो नेगेटिव साइकिल में मीन सेकंड हाफ साइकिल एसी की, उसमें एवरेज वैल्यू पॉजिटिव साइकिल में प्लस 2V0 बाई पाई, सेकंड हाफ साइकिल नेगेटिव है तो इसमें माइनस 2V0 बाई पाई। सेम करंट एवरेज वैल्यू सेकंड हाफ साइकिल में -2I0 बाई पाई। यहां तक तो क्लियर है? ये बात मैंने यहां लिख दी है मेरे बच्चे। Hence average value of voltage and current in a half cycle is not zero. Average value of voltage and current in a half cycle, हाफ साइकिल में करंट और वोल्टेज की एवरेज वैल्यू 0 नहीं होगी। हाफ साइकिल में 0 नहीं होगी मेरे बच्चे। एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट इन हाफ साइकिल इज नॉट 0 सिंस all instantaneous values in a half cycle are either positive in a positive half cycle or negative in a negative half cycle, so that sum cannot be 0 in a half cycle. हाफ साइकिल में पॉजिटिव हाफ साइकिल में एवरेज वैल्यू पॉजिटिव होगी और नेगेटिव हाफ साइकिल में नेगेटिव होगी, लेकिन किसी भी हाफ साइकिल में वोल्टेज की एवरेज वैल्यू 0 नहीं होगी। ये बात बिल्कुल क्लियर होगी। बट द एवरेज वैल्यू ऑफ एसी फॉर फुल साइकिल ऑफ एसी, एसी की पूरी साइकिल में लेंगे तब एवरेज वैल्यू 0 होगी, क्योंकि पॉजिटिव साइकिल में पॉजिटिव है और नेगेटिव साइकिल में नेगेटिव है। तो कंप्लीट एक साइकिल में करंट और वोल्टेज की एवरेज वैल्यू कितनी होगी 0 होगी। द एवरेज वैल्यू ऑफ एसी फॉर फुल साइकिल इज 0। कंप्लीट एक साइकिल में एवरेज वैल्यू 0 होगी, हाफ साइकिल में एवरेज वैल्यू 0 नहीं होगी, क्योंकि पॉजिटिव हाफ साइकिल में +2I0 बाई पाई है और नेगेटिव हाफ साइकिल में -2I0 बाई पाई है। तो पूरी एक साइकिल में एवरेज वैल्यू क्या होगी, दोनों को ऐड करेंगे तो 0 होगी। इट डज नॉट शोज केमिकल एंड परमानेंट मैग्नेटिक इफेक्ट। मतलब एसी जो होती है, इट डज नॉट शोज केमिकल एंड परमानेंट मैग्नेटिक इफेक्ट। एसी क्या बेटा, केमिकल इफेक्ट और परमानेंट मैग्नेटिक इफेक्ट शो नहीं करती। मतलब एसी से क्या बेटा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, बैटरी चार्जिंग और इलेक्ट्रोमैग्नेट हम नहीं बना सकते। ये लिख दिया है मैंने। इट डज नॉट शोज केमिकल एंड परमानेंट मैग्नेटिक इफेक्ट। द इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड चार्जिंग ऑफ बैटरी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एसेट्रा कैन नॉट बी डन बाई एसी। एसी से हम ना तो इलेक्ट्रोलाइसिस कर सकते ना इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते। इलेक्ट्रोप्लेटिंग तो समझते हो ना, ठीक है ना? इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं कर सकते, इलेक्ट्रोप्लेटिंग नहीं कर सकते, किसी बैटरी को हम चार्ज नहीं कर सकते और इलेक्ट्रोमैग्नेट हम एसी से नहीं बना सकते। क्लियर है? इट शोज ओनली हीटिंग इफेक्ट। एसी केवल हीटिंग इफेक्ट शो करती है, बिकॉज H इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I स्क्वायर।
इट कैन नॉट बी मेजर्ड बाई मूविंग कॉइल अमीटर एंड वोल्ट मीटर। एसी को इट कैन नॉट बी मेजर्ड बाई मूविंग कॉइल अमीटर, मतलब एसी को हम मूविंग कॉइल अमीटर से मेजर नहीं कर सकते। कारण उसका, क्योंकि मूविंग कॉइल अमीटर इज बेस्ड अपॉन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, और एसी मैग्नेटिक इफेक्ट शो नहीं करती। इसीलिए एसी को इट कैन नॉट बी मेजर्ड मींस एसी कैन नॉट बी मेजर्ड बाय मूविंग कॉइल अमीटर। मूविंग कॉइल अमीटर हमेशा एक साइकिल की एवरेज वैल्यू को नापता है, और एक साइकिल की एवरेज वैल्यू एसी सर्किट में कितनी है? 0 है। तो इसीलिए मूविंग कॉइल अमीटर कभी भी एसी मेजर नहीं करता। इट कैन नॉट बी मेजर्ड मींस एसी कैन नॉट बी मेजर्ड बाय मूविंग कॉइल अमीटर, कारण बिकॉज इट इज बेस्ड अपॉन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मूविंग कॉइल अमीटर जो होते हैं वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पर बेस्ड है, और एसी मैग्नेटिक इफेक्ट शो नहीं करती। इसीलिए एसी को हम मूविंग कॉइल अमीटर से मेजर नहीं कर सकते। क्लियर? इट शोज ओनली हीटिंग इफेक्ट। एसी केवल हीटिंग इफेक्ट शो करती है, इसी वजह से एसी को मेजर कर सकते हैं हम हॉट वायर अमीटर से। एसी कैन बी मेजर्ड और इट कैन बी मेजर्ड। इट कैन बी मेजर्ड का मतलब किसकी बात कर रहा है? एसी की। एसी कैन बी मेजर्ड बाय हॉट वायर अमीटर। किससे मेजर करते हैं हम? हॉट वायर अमीटर से। इट कैन मेजर्ड बोथ एसी एंड डीसी। हॉट वायर अमीटर जो होंगे वो एसी और डीसी दोनों नाप लेते हैं, लेकिन मूविंग कॉइल अमीटर केवल डीसी मेजर करता है, एसी मेजर नहीं करता। क्लियर है बात? ठीक है मेरे बच्चे। एसी कैन मेजर बोथ एसी एंड डीसी, मतलब हॉट वायर अमीटर जो होते हैं, एसी शोज ओनली हीटिंग इफेक्ट, सो एसी कैन बी मेजर्ड बाय हॉट वायर अमीटर। एसी केवल हीटिंग इफेक्ट शो करती है, इसलिए एसी को नापने के लिए हम यूज करते हैं हॉट वायर अमीटर। हॉट वायर अमीटर कैन मेजर्ड बोथ एसी एंड डीसी। हॉट वायर अमीटर एसी और डीसी दोनों नाप लेते हैं, जबकि मूविंग कॉइल अमीटर केवल डीसी नापता है, एसी नहीं नापता। ठीक है ना? बहुत और इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, ध्यान से सुनो मेरी बात को। द कैलिब्रेशन आर इक्वली स्पेस्ड इन मूविंग कॉइल अमीटर बिकॉज थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई। ये पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है बच्चों, जरा गौर से देखो। द कैलिब्रेशन कहते हैं हम चिन्हांकन। चिन्ह जो लगे होते हैं मूविंग कॉइल अमीटर का जो स्केल होता है, स्केल कहते हैं। जैसे ये कोई अमीटर है, मान जाओ क्या है ये? अमीटर। इसके अंदर एक स्केल लगा होता है बच्चों, यहां पर लिखा है 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ये कैलिब्रेशन कहते हैं चिन्हांकन। अमीटर जो होता है, मूविंग कॉइल अमीटर जो होते हैं, उन पर जो चिन्ह देख रहे हैं ना, ये वाला मार्क, ये जो चिन्ह लगे हैं ना, वो बराबर बराबर दूरी पर होते हैं। कैलिब्रेशन बोलते हैं चिन्हांकन को। जब मूविंग कॉइल अमीटर जो बनाते हैं, उनके अंदर जो स्केल बना होता है, लगा होता है, उनके अंदर जो कैलिब्रेशन होंगे, उस स्केल में जो चिन्ह लगे होते हैं वो इक्वली स्पेस पर होते हैं। किसके अंदर? मूविंग कॉइल अमीटर के अंदर, बिकॉज थीटा इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, क्योंकि उनके लिए थीटा डायरेक्टली आई होता है। करंट को अगर डबल करोगे तो डिफ्लेक्शन डबल होगा, करंट को 3 टाइम्स करोगे तो डिफ्लेक्शन 3 टाइम्स होगा, करंट को 4 टाइम्स करोगे तो डिफ्लेक्शन 4 टाइम्स होगा। मतलब जिस रेशियो में करंट बदलोगे उसी रेशियो में डिफ्लेक्शन बदलेगा। इसी वजह से मूविंग कॉइल अमीटर के अंदर जो स्केल बने होंगे, उन स्केल पर कैलिब्रेशन का मतलब चिन्हांकन, चिन्ह जो लगे होते हैं इक्वली स्पेस पर लगे होते हैं, बराबर बराबर दूरी पर लगे होते हैं। कारण क्योंकि मूविंग कॉइल अमीटर के लिए डिफ्लेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई है, थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई होता है। बट द कैलिब्रेशन आर वेरी क्लोज्ड
at the start but wider as move away in hot wire ammeter because theta is a directly proportional I square। हॉट वायर अमीटर जो होते हैं उनके अंदर जो स्केल लगा होता है, स्केल तो समझते हैं ना, हॉट वायर अमीटर। हॉट वायर अमीटर जरा गौर से समझो, मान लो ये हॉट वायर अमीटर है, मैं लिखे दे रहा हूं इस पे हॉट वायर अमीटर। इसके अंदर जो स्केल बना होगा ये यहां पर लिखा है 0, ये कैलिब्रेशन चिन्ह यहां लगा है, इसके बाद चिन्ह, फिर उसके बाद स्पेस, जरा गौर से देखें क्रम से स्पेस इनके बीच की बढ़ती जा रही है, 1 2 3 4, उसके बाद फिर मान लो, तो देखो जरा कैलिब्रेशन कहते हैं चिन्हांकन। चिन्हांकन का मतलब ये जो चिन्ह लगे हैं इस पर जो मार्क लगा हुआ है, पहले तो पास पास होंगे, पहले इनिशियली तो ये पास पास होते हैं मार्क, और जैसे जैसे आगे जाते हो इन मार्क के बीच, इन कैलिब्रेशन के बीच की जो स्पेस है वो बढ़ती जाती है। मतलब ये जो कैलिब्रेशन है वाइडर का मतलब दूर दूर होते जाते हैं। कारण क्योंकि इनके लिए डिफ्लेक्शन थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई स्क्वायर होता है। आई स्क्वायर का मतलब है करंट को अगर डबल करोगे, तो जरा गौर से समझना मेरी बात को, थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई स्क्वायर, समझना आई की वैल्यू 1 है तो थीटा की वैल्यू 1 होगी, मान जाओ। आई की वैल्यू अगर हम 2 कर दी तो 2 का स्क्वायर हो रहा है तो थीटा कितना हो जाएगा 4। आई की वैल्यू 3 टाइम्स कर दी, आई की वैल्यू तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 9। आई की वैल्यू मान लो 4 टाइम्स कर दी तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, तो 9 का थीटा कितना हो गया 16 टाइम्स। जरा गौर से देखना, अब अगर करंट को हम डबल करते हैं तो डिफ्लेक्शन 4 टाइम्स होगा, और करंट को 3 टाइम्स करते हैं तो डिफ्लेक्शन 9 टाइम्स होगा। ठीक है ना, ये बात मेरी समझ आ रही है? तो जिस रेशियो में करंट बढ़ाओगे डिफ्लेक्शन उसके करंट के स्क्वायर के रेशियो में इंक्रीज करेगा। तो जरा गौर से देखना, पहले डिफ्लेक्शन यूनिटी, जब करंट यूनिटी है तब, जब करंट को हमने डबल किया तो डिफ्लेक्शन 4 गुना हो गया, तो इन दोनों के बीच में स्पेस कितनी हो गई 3, 4 और 9 के बीच में स्पेस कितनी हो गई 5, 9 और 16 के बीच में स्पेस कितनी हो गई 7। इसका मतलब इनकी स्पेस 3, 5, 7, उसके बाद फिर 9 इस रेशियो में बढ़ती जाएगी। फिर से समझो मेरी बात को, क्योंकि हॉट वायर अमीटर जो होते हैं, कौन से हॉट वायर अमीटर जो एसी नाप रहे हैं, कौन से हॉट वायर अमीटर, उनके अंदर जो कैलिब्रेशन होंगे, द कैलिब्रेशन आर वेरी क्लोज्ड एट द स्टार्ट। प्रारंभ में उनके स्केल में जो चिन्ह लगे होते हैं कैलिब्रेशन कहते हैं चिन्हांकन, तो इनिशियली तो पास पास होंगे, जैसे ही आगे जाओगे तो ये वाइडर मींस दूर दूर होते जाते हैं, बट वाइडर एज वी मूव अवे इन हॉट वायर ammeter because theta is a directly proportional I square. If the current is doubled then deflection become 4 times. मैं कहना यह चाहता हूं कि थीटा हॉट वायर अमीटर में डिफ्लेक्शन थीटा डायरेक्शनल आई स्क्वायर होगा। करंट मान लो यूनिटी है तो डिफ्लेक्शन 1 होगा। करंट को हमने डबल कर दिया तो डिफ्लेक्शन को कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 गुना हो गया। करंट को 3 गुना कर दिया हमने तो डिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा 9 गुना। करंट को हमने 4 गुना कर दिया तो डिफ्लेक्शन कितना हो गया 16, क्योंकि इसका स्क्वायर हो रहा है ना। करंट को हमने 5 गुना कर दिया तो डिफ्लेक्शन कितना हो गया 25 टाइम्स। जरा गौर से देखो अब, तो कैलिब्रेशन का मतलब ये चिन्हों के बीच में जो स्पेसिंग देख रहे हैं, ये वाली स्पेस, ये वाली स्पेस, ये वाली स्पेस, आगे चलने पर ये स्पेस बढ़ती जा रही है ना, ये स्पेस बढ़ती जा रही है। तो ये स्पेस जो बढ़ती जा रही है वो क्यों बढ़ती जा रही है, क्योंकि इसके लिए डिफ्लेक्शन थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई स्क्वायर है। किसके लिए, हॉट वायर अमीटर के लिए। अगर हम करंट को डबल करेंगे तो डिफ्लेक्शन 4 गुना हो जाएगा, और अगर करंट को हम 3 टाइम्स करते हैं तो डिफ्लेक्शन कितना हो गया 9 टाइम्स। करंट को 4 टाइम्स करते हैं तो डिफ्लेक्शन कितना हो गया 16 टाइम्स। करंट को 5 टाइम्स करते हैं तो डिफ्लेक्शन कितना हो गया 25 टाइम्स। तो इस थीटा की वैल्यू किस रेशियो में बढ़ रही है, ये जो स्पेसिंग है, ये जो स्पेसिंग देख रहे हैं आप, ये वाली, ये किस रेशियो में बढ़ रही है, जरा गौर से देखो। पहला कैलिब्रेशन मान लो ये है यहां पर, ये वाला,
तो दूसरा कैलिब्रेशन जब बनाएंगे तो यहां से यहां तक की जो स्पेसिंग होगी, एक के बाद जो स्पेसिंग होगी इसके बीच में कितना अंतर है, 3 का अंतर है ना। अब इसके और इसके बीच में कितने का अंतर है, 4 और 9 के बीच में अंतर कितने का है, 5 का। तो ये वाली जो स्पेसिंग है यहां पर एक, तो ये अंतर 3 का है, ये अंतर कितना होगा 5 का। ये वाला डिफरेंस कितना होना चाहिए, 9 और 16 के बीच का अंतर कितना हो गया 7 का। तो ये जो पहले 1 फिर 3 फिर 5 फिर 7 फिर 9, क्योंकि इसके बीच में स्पेसिंग मेरे ख्याल से 9 की है। इसका मतलब हॉट वायर एमीटर में इनिशियली कैलिब्रेशन जो होते हैं पास होते हैं, और जैसे जैसे हम उस स्केल पर आगे जाते हैं, दूर जाते हैं, तो उनके जो कैलिब्रेशन हैं, चिन्ह लगे हुए हैं, वो वाइडर मींस दूर दूर होते जाएंगे। क्यों? क्योंकि थीटा डायरेक्शनल आई स्क्वायर है। करंट को अगर हम डबल करते हैं तो थीटा 4 टाइम्स, करंट को 3 टाइम्स करते हैं तो थीटा 9 टाइम्स, करंट को 4 टाइम्स करते हैं तो थीटा 16 टाइम्स, करंट को 5 टाइम्स करते हैं तो थीटा 25 टाइम्स। मींस थीटा की वैल्यू जो स्पेसिंग आएगी 1, 4, 9, 16, 25, तो 1 और 4 के बीच में स्पेसिंग 3 की है, 4 और 9 के बीच में स्पेसिंग 5 की है, 9 और 16 के बीच में स्पेसिंग, तो इसका मतलब ये स्पेसिंग आगे जाने पर बढ़ती जाएगी, इसी रेशियो में बढ़ेगी। ये जो स्पेसिंग है, ये वाली स्पेसिंग इस रेशियो में बढ़ती जाएगी हॉट वायर एमीटर के स्केल पर। क्लियर है ये बात? बच्चों जरा क्वेश्चन देखें, एक सिंपल सा है, जरा नोट कर लें आप इस क्वेश्चन को, नोट करें आप। व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ एसी सप्लाई V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा t ओवर द टाइम इंटरवल t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू पाई अपॉन ओमेगा। ये क्वेश्चन में ये पूछा है, जो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है V बराबर V0 साइन ओमेगा t, इस ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज की एवरेज वैल्यू पूछ रहा है पिछले टाइम के बीच में, t बराबर 0 से t बराबर पाई अपॉन ओमेगा टाइम तक इस ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज की एवरेज वैल्यू क्या होगी। ठीक है ना? तो टाइम 0 सेकंड से t बराबर पाई अपॉन ओमेगा सेकंड तक इस इंस्टेंटेनियस जो वोल्टेज है इसकी एवरेज वैल्यू क्या है। ठीक है ना? एक बात हम जानते हैं मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो, टाइम पीरियड ऑफ एसी सप्लाई t इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा होता है, क्योंकि ओमेगा बराबर है 2 पाई अपॉन टी, तो टाइम पीरियड ऑफ एसी 2 पाई अपॉन ओमेगा। ठीक है ना? सो t इज इक्वल टू, ये वाला जो टाइम होगा t वो कितना होगा, t इज इक्वल टू पाई अपॉन ओमेगा, और पाई अपॉन ओमेगा मेरे ख्याल से ये वाली जो वैल्यू है इस वैल्यू से ठीक कितनी है, हाफ t/2। तो इसलिए t बराबर 0 से t बराबर t/2 समय तक इस वोल्टेज की एवरेज वैल्यू क्या होगी। एवरेज वैल्यू मेरे ख्याल से ये हाफ साइकिल की एवरेज वैल्यू हो गई बच्चों, भाई t बराबर 0 से t/2, क्योंकि कंप्लीट टाइम पीरियड कितना है t, और इस t की वैल्यू कितनी है 2 पाई बाई ओमेगा। तो यहां से यहां तक का टाइम कितना होगा राजा बेटा, यहां से एक साइकिल का टाइम कितना है 2 पाई बाई ओमेगा, तो हाफ साइकिल का पाई अपॉन ओमेगा। तो यहां पर क्या पूछा उसने, t बराबर 0 से t बराबर पाई अपॉन ओमेगा टाइम तक इस इंस्टेंटेनियस वैल्यू की एवरेज वैल्यू क्या होगी। यहां से यहां तक जो टाइम डिपेंडेंट वोल्टेज है, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है, इसकी एवरेज वैल्यू क्या होगी। तो क्या पूछा है उसने क्वेश्चन में, एसी की हाफ साइकिल में वोल्टेज की एवरेज वैल्यू क्या है। और एसी की हाफ साइकिल में वोल्टेज की एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला हम ड्राइव करा चुके हैं, यही लिखा है यहां पर, टाइम पीरियड ऑफ एसी सप्लाई t इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, सो t इक्वल टू t पाई बाई 2, एंड फॉर हाफ टाइम पीरियड, फॉर हाफ टाइम पीरियड, फॉर हाफ टाइम पीरियड का मतलब इन हाफ साइकिल द एवरेज वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस वोल्टेज V एवरेज इक्वल टू 2V0 अपॉन पाई। ये आप ड्राइव कर चुके हो यहां पर, ये रहा एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट इन हाफ साइकिल ऑफ एसी, और इसके लिए ड्राइव आपने ड्राइव किया है V एवरेज इन हाफ साइकिल ऑफ एसी 2V0 बाई पाई। ठीक है ना?
यही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी यही है। बस यहां पर हाफ साइकिल ना बोलकर उसने बोला है t बराबर 0 से t बराबर पाई अपॉन ओमेगा टाइम के अंदर वोल्टेज की एवरेज वैल्यू क्या है। तो t बराबर 0 से t इक्वल टू पाई अपॉन ओमेगा, और t इक्वल टू पाई अपॉन ओमेगा किसके बराबर है, t अपॉन 2 के बराबर है। तो इसका मतलब इस हाफ साइकिल में वोल्टेज की एवरेज वैल्यू 2v0 बाई पाई होगी। बच्चों यहां तक बात क्लियर हो गई होगी आपको, ठीक है ना। इस वीडियो को 1-2 बार बच्चों देखें और इस टॉपिक को नोट जरूर कर लें बच्चों, फिर रिवाइज कर लें इसे।